हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में। चैप्टर 13 की तीसरी हेडिंग। इसमें इसका पहला पार्ट जल का विघटन, दूसरा चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कंप्लीट हो चुका है। आज देखते हैं तीसरा पार्ट इसका रसो परासरणी परिकल्पना के बारे में। ठीक है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रसो परासरणी परिकल्पना। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है। ठीक है, तो इस हेडिंग में हम लोग समझा जाएगा कि कैसे जो है क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रक्रम का वर्णन रसो परासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है, इस प्रक्रम का वर्णन जो है हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कर सकते हैं, रसो परासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी, ठीक है, जिस तरह से श्वसन में होता है उस तरह से ही प्रकाश संश्लेषण में भी, श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का निर्माण, एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। ठीक है, तो श्वसन में भी एटीपी का निर्माण जो है झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। ठीक उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का निर्माण जो है वह एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन की प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएँ थैलेकॉइड की होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो झिल्लिकाएँ होती हैं वह किसकी होती हैं? थैलेकॉइड की होती हैं। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका ल्यूमेन में संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वह झिल्लिका के अंदर अर्थात अवकोशिका ल्यूमेन में स्टोर होता है, संचित होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरा झिल्ली और कोशिका में संचित होता है। ठीक है, श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन में जो प्रोटॉन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरा झिल्ली और कोशिका में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में प्रोटॉन जो है वह झिल्लिका के अंदर अर्थात अवकोशिका ल्यूमेन में संचित होता है, जो किसका होता है? थैलेकॉइड का। जबकि श्वसन में प्रोटॉन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतरा झिल्ली और कोशिका में संचित होता है जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है, इस प्रक्रम का वर्णन रसो परासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन की प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर भी ये झिल्लिका थैलेकॉइड की होती हैं। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका ल्यूमेन में संचित होता है, जबकि श्वसन में प्रोटॉन जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया की अंतरा झिल्ली अवकोशिका में संचित होता है जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है। ठीक है, तो अब हम लोग समझा जाएगा कि वो क्या कारण हैं जिसके कारण प्रोटॉन प्रवणता जो है वह झिल्ली के आर पार होती है। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उसके परिवहन के समय संपन्न होती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है, इसके क्या कारण है। तो हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होती है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। ठीक है, तो हमें जो है उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होती है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। चित्र 13.7। ठीक है, तो चित्र 13.7 को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यह आपका चित्र 13.7 है, रस परासरण के द्वारा एटीपी का निर्माण।
ठीक है। इसमें रस परासरण के द्वारा एटीपी का निर्माण दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह आपका थैलेक्वाइड झिल्ली है। यह जो रेड बाउंड्री आप देख रहे हैं यह आपका थैलेक्वाइड झिल्ली है, ठीक है। यह आपका थैलेक्वाइड का अभ्यंतर है, थैलेक्वाइड का अभ्यंतर है जिसके अंदर आप देख रहे हैं प्रोटॉन है H+H+, ठीक है। तो थैलेक्वाइड झिल्ली के अंदर जो है थैलेक्वाइड अभ्यंतर में प्रोटॉन जो है स्थिर होते हैं, ठीक है। यह प्रोटॉन जो है वे H+ प्रोटॉन जो है साइटोक्रोम B और F के माध्यम से इसमें प्रवेश करते हैं। प्रोटॉन जो हैं वे साइटोक्रोम बी और एफ के माध्यम से, ठीक है, प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड झिल्ली पर होता है। यहाँ पे NADPH का निर्माण आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन जो हैं वह देखिए ध्यान से, बाहर जो है वो पीठिका है, स्ट्रोमा है। यहाँ पे ADP है जो बदल रही है ATP में। तो यहाँ से उसको प्रोटॉन जो है आप देख रहे हैं ATP सिंथेटेज के माध्यम से मिल रहा है, एंजाइम ATP सिंथेटेज के माध्यम से उसको प्रोटॉन मिल रहा है, ठीक है। तो यह ATP सिंथेटेज और यह आपका पार्ट आप देख सकते हैं F0 F1 पार्ट है इसका, F0 और F1 पार्ट है। यहाँ से प्रोटॉन इसको मिल रहा है जिससे ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो रहा है ATP सिंथेटेज के माध्यम से, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब आपको जानना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि पुनः उन प्रक्रियाओं को ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। पहला है आपका चूंकि जल के अणु का विघटन, जल जो है H2O है, तो H2O के अणु का विघटन जो है झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। जल के अणु का विघटन जो है वह मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थैलेक्वाइड ल्यूमेन में संचित होते हैं, अवकाशिका में संचित होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन जो हैं वो जल से आते हैं और यह जो है अवकाशिका अर्थात ल्यूमेन में स्टोर होते हैं, थैलेक्वाइड के अवकाशिका में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यह पहला आपने देखा कि जल के अणु का विघटन जो है वह झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है। जल के अणुओं का विघटन जो है वह झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है। अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन जो हैं वे थैलेक्वाइड अवकाशिका अर्थात ल्यूमेन में संचित होते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है, ठीक है। तो यह जो प्रोटॉन है H+ है, यह झिल्लिका के पार कब जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं प्रोटॉन जो है वह झिल्लिका को पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, ठीक है, प्रोटॉन जो है वह झिल्लिका के पार चला जाता है। यह कब जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्राथमिक ग्राही है जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन को जो है वह हाइड्रोजन वाहक को स्थानांतरित कर देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है वह झिल्लिका में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन जो है वह झिल्लिका के पार चला जाता है। प्रोटॉन झिल्लिका के पार कैसे जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो है वह झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है और यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता है बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा में एक प्रोटॉन को ले लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय जो है यह अणु जो है स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने प्रोटॉन को झिल्ली के भीतर ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु जो है स्ट्रोमा में
स्ट्रोमा में एक प्रोटॉन को ले लेता है और जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है तब प्रोटॉन के अंदर ओर, ठीक है, तब प्रोटॉन के अंदर ओर अथवा झिल्ली की अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। ठीक है, तो उस समय जो है प्रोटॉन जो है वह अंदर की ओर और झिल्ली के अवकाशिका की ओर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है कहाँ से आता है, तो जल के विघटन से आता है। जल के अणु का विघटन जो है झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थैलेक्वाइड के अवकाशिका अर्थात ल्यूमेन में संचित होता है। ठीक है, यह H+ जो है इंटर कैसे करता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करेंगे प्रोटॉन जो है झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता है बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा के एक प्रोटॉन को लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है तब प्रोटॉन के अंदर की ओर अथवा झिल्ली की अवकाशिका की ओर मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब 100 में क्या होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वह झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन जो है NADP+ को NADPH+ में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रोटॉन है वह स्ट्रोमा पीठिका से आते हैं जो कि NADP+ को NADPH+ में अपचयित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है और यह PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन जो है वह NADP+ को NADPH+H+ में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है और यह प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि यह चरण है जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है। ठीक है, तो इसके कारण जो है क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है जबकि ल्यूमेन में प्रोटॉन का संचयन होता है। तो स्ट्रोमा में जो है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, घटेगी, जबकि ल्यूमेन में क्या होगा, प्रोटॉन का स्टोरेज बढ़ेगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन की मात्रा बढ़ेगी जबकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन की मात्रा घटेगी। ठीक है, इस प्रकार यह थैलेक्वाइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है जबकि ल्यूमेन अर्थात अवकाशिका में प्रोटॉन का संचयन होता है। इस प्रकार यह थैलेक्वाइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होता है और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन की मात्रा जो है वह पीठिका में स्ट्रोमा में कम होने लगेगी और प्रोटॉन की मात्रा जो है ल्यूमेन में अधिक हो जाएगी। ठीक है, ल्यूमेन में प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाएगी जिसके कारण थैलेक्वाइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड के इलेक्ट्रॉन आने से वे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए जाते हैं जिससे हाइड्रोजन जो है साइटोक्रोम बी और F के माध्यम से ल्यूमेन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वह NADPH+ को NADPH+ में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ATP सिंथेटेज के माध्यम से जो है ADP ATP में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखें, हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रश्न यह है कि हमारे लिए प्रोटॉन की प्रवणता जो है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता के टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है
ठीक है। यह प्रवणता जो है इसलिए टूटती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद, ठीक है, जो प्रोटॉन झिल्लिका है, प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद एटीपीएच के पारगमन वाहिका F0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वह झिल्लिका में मौजूद एटीपीएच के पारगमन वाहिका F0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गति करता है। ठीक है, तो यह जो प्रोटॉन्स हैं H+ हैं, यह F0 के माध्यम से एटीपी सिंथेटेज के F0 के माध्यम से पीठिका स्ट्रोमा में गति करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। प्रवणता के टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन जो है वह झिल्लिका में मौजूद एटीपीएच के, यह एटीपीएच सिंथेटेज है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वह झिल्लिका में मौजूद एटीपीएच के पारगमन वाहिका F0, यह पारगमन वाहिका F0 है, के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। तो यह प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा में चला आता है, पीठिका में चला आता है। आपने अध्याय 12 में एटीपी तथा एटीपीएज एंजाइम के बारे में पढ़ा है। आपको याद होगा कि एटीपीएज एंजाइम में 2 भाग होते हैं। ठीक है, एटीपीएज एंजाइम के बारे में आपको बताया गया था। इसके 2 भाग होते हैं, F0 F1, 2 भाग होते हैं। इसमें से एक F0 कहलाता है जो कि झिल्लिका में अंतः स्थापित होता है। तो एक भाग जो है F0 होता है, F0 होता है जो कि मेम्ब्रेन में अंतः स्थापित होता है तथा एक पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है। ठीक है, तथा एक जो है पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है और थैलेक्वाइड की बाहरी सतह जो कि स्ट्रोमा की ओर होता है पर ऊर्ध्व रूप में होता है। ठीक है, प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण एटीपीएच के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है। ठीक है, तो प्रवणता के भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण एटीपीएच के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर एटीपी का निर्माण कर सके। ठीक है, तो आप जो है अध्याय 12 में एटीपी और एटीपीएज एंजाइम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एटीपी और एटीपीएज एंजाइम के बारे में पढ़ा है। तो यह आपका एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है जिसके 2 भाग हैं, F0 और F1। F0 और F1, इसमें एक जो F0 कहलाता है, यह जो भाग F0 है, F0 है, यह जो है झिल्लिका में अंतः स्थापित होता है तथा एक पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण, ठीक है, झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यह F0 पार्ट जो है प्रोटॉन के विसरण को झिल्लिका के माध्यम से आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग जो है वो F1 कहलाता है। यह, ठीक है, इसका दूसरा भाग जो है F1 कहलाता है और थैलेक्वाइड की बाहरी सतह जो स्ट्रोमा की ओर होती है पर ऊर्ध्व रूप में होता है। प्रवणता का भंजन जो है पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण एटीपीएच के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है जिससे कि एंजाइम से प्रचुर एटीपी का निर्माण कर सके। ठीक है, आगे देखें। रसोपरासरण केमियो ऑस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता तथा एटीपीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रसोपरासरण के लिए जो है एक मेम्ब्रेन की जरूरत है, एक प्रोटॉन पंप की जरूरत है, एक प्रोटॉन प्रवणता की जरूरत है और एटीपीएच की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन को जो है झिल्लिका के आर पार करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थैलेक्वाइड ल्यूमन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रसोपरासरण अर्थात केमियो ऑस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता और एटीपीएच की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को जो है एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है ताकि थैलेक्वाइड ल्यूमेन में
एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। ठीक है, एटीपीएच के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है। एटीपीएच के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देता है। ठीक है, तो एटीपीएच के पास जो है एक चैनल अथवा नलिका होती है जिसके माध्यम से वह झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण का अवसर देता है। यह एटीपीएज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एटीपीएच के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को अवसर देता है और यह जो है एटीपीएज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो कि एटीपी निर्माण को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित एनएडीपीएच के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से जो एनएडीपीएच उत्पन्न हो रहे हैं और उसके साथ जो है एटीपी भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरण एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरण और शर्करा के संश्लेषण के लिए जरूरी जो है वह एनएडीपीएच और एटीपी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रसोपरासरण है केमियोऑस्मोसिस के लिए जो है एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता और एटीपीएच की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन जो है को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थैलेक्वाइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। ठीक है, एटीपीएच के पास एक चैनल अथवा नलिका होता है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देता है और यह एटीपीएज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो एटीपी निर्माण को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित एनएडीपीएच के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव रस संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरण एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी एटीपी बन रहा है एटीपी सिंथेटेज के माध्यम से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं एनएडीपीएच जो है बन रहा है, एनएडीपीएच बन रहा है H+, जिसके कारण जो है यह दोनों स्ट्रोमा में मुक्त हो रहे हैं और स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करके शर्करा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका केमियोऑस्मोसिस के बारे में, रसोपरासरण के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।